जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 11, जो कि रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। इससे पहले चैप्टर 10 में हमने स्टडी किया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी आपने अगर अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो कितने सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो चैप्टर 11 है ये बेसिकली समझ लीजिए कि सीक्वल है चैप्टर 10 का। चैप्टर 10 में बड़ा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इस लेक्चर में हम उसमें से जो मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेट करना होता क्या है और इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। आज का लेक्चर बेस बनाएगा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें ख़ास तौर पे जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा हमारा आज के लेक्चर का, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, उसे आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है जी। तो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टडी किए थे। जो मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपके ख्याल में सबसे बड़े हैं? ऐसे बहुत से सोर्सेज थे, इस्लामिक सोर्सेज भी थे, अदर सोर्सेज भी थे। जो मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से कोई भी बिजनेस कैपिटल इकट्ठा कर सकता है, फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है, वो कौन कौन से थे? वो इक्विटी, शाबाश। डेट था, शाबाश। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी हैं। डेट में रिडीमेबल बॉन्ड भी है और लोन भी है। बॉन्ड जो है वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने मेजर सोर्सेज पढ़े थे और बिल्कुल यही मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। चैप्टर 11 में हम इन्हीं की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमारा 3 ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है फाइनेंस में ये सीखना है। फिर सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट की जाती है, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मेट सीखेंगे। कैलकुलेट करना आज नहीं सीखेंगे, वो कल से स्टार्ट करना है हमने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज हम उसका क्या सीखेंगे? फॉर्मेट। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे एमएफए में कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल है और कुछ चैप्टर्स न्यूमेरिकल हैं। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार ज़ाहिर है और है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो सबसे अहम चीज़ होगी ना हमारी, वो होगा फॉर्मेट। किसी भी क्वेश्चन में हमारी कोशिश ये होगी, जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर का स्टार्ट में एक फॉर्मेट हम पढ़ लें और फिर उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उस फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन चेंज होने से हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस अप्रोच का एक फायदा है, एक नुकसान है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर क्वेश्चन छोटा भी हुआ ना, फॉर्मेट आपको सारा बनाना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें रेलिवेंट हो, कुछ चीज़ें रेलिवेंट ना हो, ये नुकसान। फायदा क्या है कि क्वेश्चन किसी भी किस्म का होगा, आसान क्वेश्चन हो, आसान तरीन क्वेश्चन हो या मुश्किल तरीन क्वेश्चन, आपको एग्जाम में बैठ के ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह कि यहाँ से हमने स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट हमारा सेम होगा हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जहाँ तक मुमकिन हो सका। क्लियर जी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आज के लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने उस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ ज़बानी याद कर रहे हैं ना, उस तरीके से याद कर लेना है। यही फॉर्मेट हम हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अल्टीमेट जो आपने प्रेजेंट करना है आंसर आई कैप के पेपर में, इसी फॉर्मेट के मुताबिक होगा। लेकिन पहले डिस्कशन करते हैं हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट, अगर इसको समझते हैं क्या। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, टर्म्स दोनों सेम है, लेकिन चूंकि ज़्यादा फेमस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम जो टर्म यूज़ करेंगे इस चैप्टर के लिए वो क्या यूज़ करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन इसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। ये ना एग्जाम में कहे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कैलकुलेट करो, आपका ये तो नई चीज़ आ गई, नई चीज़ नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कहते हैं।
अच्छा, पहले और अहम कंसेप्ट है वो ये कि आज के लेक्चर में मैंने आपका एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है ना उसको तोड़ना है फाइनेंस में। आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है डिफरेंट कंसेप्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किए जाते हैं, अप्लाई होते हैं। एक ही टर्म का मतलब हो सकता है एक सब्जेक्ट में कुछ और हो और दूसरे सब्जेक्ट में कुछ और हो। ठीक है, आप अकाउंटिंग में एक टर्म बोलते हैं कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखना है ना आज हमने, समझना है इसको। तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक कॉस्ट, एक कैपिटल। पहले कैपिटल को समझते हैं फिर कॉस्ट को समझेंगे। अच्छा बताइए, कैपिटल से हमारे जहन में अकाउंटिंग पड़ी हुई है ना, तो फाइनेंस तो भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। काउंट क्या जहन में आता है, कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या? कैपिटल वो फाइनेंस है जो कि ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल। ऐसा ही है, याद रखिएगा, अकाउंटिंग की हद तक ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन फाइनेंस में कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे जो ओनर इन्वेस्ट करे। फाइनेंस में कैपिटल का मतलब ये है हर वो पैसे जो बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाए, हर वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए वो कैपिटल है। जैसे ओनर्स ने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो तो कैपिटल है ही है। मुझे बताइए, क्या अगर हम बैंक से लोन लेते हैं वो बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे पैसे? तो फाइनेंस की डेफिनेशन के लिहाज से वो भी कैपिटल है। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए आपकी करंट लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर से आपने उधार माल खरीदा, अब अगर देखा जाए तो ये भी आप क्रेडिटर से एक फेवर ले रहे हैं। आपका पैसा नहीं बिजनेस में लग रहा, लेकिन क्रेडिटर का पैसा तो बिजनेस में लग रहा है। क्या ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर फाइनेंस की डेफिनेशन के लिहाज से ये भी कैपिटल है? इसका जवाब है ये भी कैपिटल है। तो समराइज करते हैं, फाइनेंस में कैपिटल से मुराद हर वो पैसा है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, चाहे वो बिजनेस के ओनर ने इन्वेस्ट किया हो वो भी कैपिटल है, चाहे वो आउटसाइडर ने इन्वेस्ट किया हो वो भी कैपिटल है। यानी आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सारी की सारी फाइनेंस की डेफिनेशन के लिहाज से कैपिटल है। भाई ये एग्री करते हैं? अकाउंटिंग में ऐसा नहीं पढ़ा आपने, अकाउंटिंग में तो ये पढ़ा हमने कि भाई जो ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल है, बाकियों को तो हम बोलते हैं डेट। ऐसा ही है ना, लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंस में ऐसा नहीं। फाइनेंस में कैपिटल का मतलब क्या है? हर वो पैसा जो बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी अकाउंटिंग की बैलेंस शीट की पूरी साइड लायबिलिटी वाली फाइनेंस के मुताबिक क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब समझ आ गया, तो लिख ले, कैपिटल इज इक्वल टू एवरी लायबिलिटी। इन फाइनेंस कैपिटल इज इक्वल टू एवरी लायबिलिटी। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा, अब आगे चलते हैं। लायबिलिटीज को फिर हम दो हिस्सों में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में भी दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, फाइनेंस में भी दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। भाई लायबिलिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है ना, जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से क्या मुराद है? क्रेडिटर्स, अक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर। जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी उसे फाइनेंस में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या शामिल होगा? शेयर्स सबसे पहले, वो भी लॉन्ग टर्म है फाइनेंस के मुताबिक। फाइनेंस में आपको पता है सारी लायबिलिटी साइड को हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये है, इसको बोलते हैं सिर्फ कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल। फाइनेंस में जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी कैपिटल हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है फाइनेंस में, करंट लायबिलिटीज अलग और लॉन्ग टर्म अलग। शॉर्ट टर्म अलग, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? सिर्फ कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा अलग से चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहां पे डिस्कस होगा। इस चैप्टर में सिर्फ कौन सी लायबिलिटीज डिस्कस होगी? जो लॉन्ग टर्म है। यानी कौन सा कैपिटल डिस्कस होगा?
जो लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन कौन सा होगा? वो शेयर्स होंगे, वो लोन हो गया और वो डिवेंचर्स होंगे, ये तीन। ठीक है, आइए जरा इस कंसेप्ट को मजीद मैं थोड़ा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लूं। ये हमारी फर्ज कीजिए बैलेंस शीट है, ठीक है, रफ से ड्रा कर रहा हूं। ये है एसेट साइड और ये है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में क्या होगा? बिल्कुल समराइज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स होंगे, ब्रेकअप नहीं दे रहा। और क्या होगा? शाबाश बोले, और क्या होगा? करंट एसेट्स होंगे। लायबिलिटी साइड पे क्या होगा? लायबिलिटी साइड पे होगा आपके शेयर्स, शेयर कैपिटल होगा और साथ में कुछ रिजर्व वगैरह भी होंगे। फिर इसके बाद होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर होगा करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक ही बात है, करंट लायबिलिटी। ऐसा ही है। फोकस देखिए, 3 चैप्टर्स हैं, उन सबको आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम? अमूमी तौर पे काउंटिंग में यही क्लासिफिकेशन होती है। ब्रेकअप आइटम्स को इग्नोर करें, मेन कैटेगरी के ऊपर आए, करंट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज और शेयर, या इसको इक्विटी बोल देते हैं। इक्विटी ज्यादा कंफर्टेबल है आपके शेयर कैपिटल के साथ? इक्विटी दोनों के साथ, चले कोई बात, इधर इक्विटी लिख देते हैं, इक्विटी लिख देते हैं, ठीक है, स्लैश शेयर कैपिटल, यानी रिजर्व वगैरह भी इसी में आ गया। अब जरा देखिएगा, फाइनेंस में ये सारी साइड कैपिटल कहलाएगी, ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज है और करंट एसेट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं हम एक अलग चैप्टर में। आपने मैनेजर बनना है, मुझे बताइए, क्या सिर्फ एसेट्स को मैनेज करना होगा कि लायबिलिटीज को भी मैनेज करना होगा? भाई पक्की बात है, दोनों को मैनेज करना। फाइनेंस मैंने आपको बताया था 2 चीजों का नाम है, नंबर 1 पैसा कहां से इकट्ठा करना है, नंबर 2 पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। फाइनेंस इसी चीज का नाम है। तो आपको इन चीजों को मैनेज करना सिखाया जाएगा। बैलेंस शीट की मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी, इनकम स्टेटमेंट की मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी बजट में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट हर एक की सिखाई जाएगी, बैलेंस शीट की भी, इनकम स्टेटमेंट की भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी। फिलहाल मैं चूंकि करंट टॉपिक की बेस बना रहा हूं, तो आपको यह बता रहा हूं कि लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटीज भी हैं और करंट एसेट भी है। करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए अलग चैप्टर है हमारे सिलेबस में। उस चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसका मतलब है हमने इस चैप्टर में ये तो नहीं सीखना, ये अलग चैप्टर में सीखेंगे। डन जी, ये अलग हो गया। फिर इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कौन सा एसेट खरीदना है, कौन सा एसेट बेचना है, कौन सा एसेट खरीदना है, हमें किस बिजनेस को किस एसेट की जरूरत है, ये है नॉन करंट एसेट। इसकी मैनेजमेंट हम सीखेंगे अलग चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, एक तो और नाम भी है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या सीखेंगे कि किस फिक्स एसेट की मैनेजमेंट, किस फिक्स एसेट्स को खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना। इसका मतलब ये जो हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अलग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में फिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम कैपिटल पढ़ने जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये शेयर्स लायबिलिटीज, शेयर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। तो लिख लीजिए, इन फाइनेंस कैपिटल इज इक्वल टू शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डन जी। सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, क्या? इन फाइनेंस कैपिटल इज इक्वल टू
शेयर्स या शेयर कैपिटल कह ले प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये आपके काउंटिंग के कंसेप्ट से फर्क है, क्योंकि काउंटिंग के कंसेप्ट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कैपिटल नहीं बोला जाता, फाइनेंस में बोला जाता है। ओके, आगे चले। अच्छा मुझे ये बताइए, शेयर्स में कौन कौन सी आगे फर्दर कैटेगरीज आ सकती हैं? ऑर्डिनरी शेयर, शाबाश, और प्रेफरेंस। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट में कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं? बैंक लोन, शाबाश, और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। बेहतरीन, बैंक लोन या बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी होगी। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होगी तो 4 चीजों के ऊपर फोकस होगा हमारा। नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 बॉन्ड्स या डिबेंचर, नंबर 4 बैंक लोन। फिर से बताइए, हमारा पूरा चैप्टर किन 4 चीजों के गिर्द घूमेगा? नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, और नंबर 4 बैंक लोन। हमने स्टेप बाय स्टेप इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी है। तो आपको पता चल गया कि फाइनेंस में कैपिटल किसको बोलते हैं? फाइनेंस में कैपिटल किसको बोलते हैं? शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यानी अगर डिटेल देखें, इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको दूं, तो इन फाइनेंस कैपिटल इज इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर्स प्लस बैंक लोन। डन? पहला चेक पॉइंट। यहां तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लफ्ज कैपिटल आपको समझा दिया। अब आगे चले। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है जो आप पे करते हैं, जो आप पे करते हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, वो उसकी कॉस्ट है। जैसे बैंक लोन है, आप बैंक लोन हासिल करते हैं, बैंक आपको पैसे फ्री में दे देता है क्या? नहीं, क्या करना पड़ता है आपको? इंटरेस्ट पे करना। तो इंटरेस्ट क्या है? कॉस्ट है उसकी। बैंक लोन की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। अच्छा, डिबेंचर की कॉस्ट क्या होगी? डिबेंचर की भी इंटरेस्ट, शाबाश, बेहतरीन। डिबेंचर में भी तो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो डिबेंचर की कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट। क्या शेयर कैपिटल या कैपिटल जो काउंटिंग वाला आपका है, उसकी कोई कॉस्ट होती है? क्या आप कुछ पे करते हैं? क्या पे करते हैं? डिविडेंड। याद रखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि शेयर की कॉस्ट कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना तो लाजमी है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना लाजमी है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना लाजमी है, लेकिन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना लाजमी नहीं है। चाहे तो पे करें, चाहे तो पे ना करें। याद रखें, ये कंसेप्ट भी फाइनेंस में गलत। क्या फाइनेंस में कहा जाता है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग शुड बी। फाइनेंस में क्या सिखाया जाता है? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। वो आपने कहावत सुनी होगी, when something is free product is you, when something is free product is you। तो याद रखें, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, ना ही होना चाहिए। तो क्या जो आपको इन्वेस्टर अपनी सारी उम्र की कमाई ला के उसने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और इन्वेस्ट किया है, क्या इस वजह से इन्वेस्ट किया है कि बदले में चाहे आप उसको कुछ डिविडेंड पे करें चाहे ना करें, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलेगा? जो मिनिमम उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसे डिविडेंड मिलेगा, हमारे लिए वो डिविडेंड पे करना जरूरी है। हम बिजनेसमैन के लिए, हम फाइनेंस मैनेजर के लिए वो डिविडेंड पे करना जरूरी है। आप बता सकते हैं क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनका रिक्वायर्ड, उनका एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे नहीं करेंगे ना, तो नया इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। फ्यूचर में अगर आपको पैसे चाहिए भी होंगे ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कहेगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा, ये तो डिविडेंड ही पे नहीं करते, हम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई और कंपनी में नहीं है तो हम बैंक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन देखिए, इन्वेस्टर ने कुछ ना कुछ रिटर्न उसने एक्सपेक्ट करना है, तो हमारे लिए एज फाइनेंस मैनेजर उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना जरूरी है। वरना नया इन्वेस्टर तो दूर की बात है, उसको तो भूल ही जाएं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी के शेयर बेच के निकल जाएगा।
तो जब कंपनी के शेयर बेच देगा तो फिर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का रूल, शेयर बेच देगा इन्वेस्टर, क्या आपके शेयर की प्राइस कम होती जाएगी। तो इसीलिए हालांकि लीगली हमारे ऊपर लाजिम नहीं है, लीगली डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना लाजिम है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना लीगली लाजमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लिए लाजिम है, प्रैक्टिकली पे करना ही करना है, वरना क्या होगा, वरना हमारे खिलाफ कोई कानून तो शायद हरकत में नहीं आएगा, सजा नहीं देगा, लेकिन हमारा इन्वेस्टर हाथ से निकल जाएगा। तो क्या शेयर्स की कोई कॉस्ट है, क्या क्या कॉस्ट है, वो डिविडेंड जो हमने उसको पे करना है, जो उसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो पे करना है। और स्टॉक एक्सचेंज में आपको अंदाजा होगा, अगर एक्सपेक्टेशन को मीट कर लें या एक्सीड करें तो शेयर प्राइस बढ़ती है, और अगर एक्सपेक्टेशन को मीट ना करें शेयर प्राइस कम हो जाती है। इसलिए याद रखें, हर कैपिटल की कॉस्ट है, डेट कैपिटल की भी कॉस्ट है, शेयर कैपिटल इक्विटी की भी कॉस्ट है। क्या ये कंसेप्ट समझ आता है? तो अच्छा मुझे बताइए, हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल 4 चीज़ों का नाम है, नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 डिबेंचर या बॉन्ड्स, नंबर 4 बैंक लोन। तो इसमें से 4 कंपोनेंट हो गए ना हमारे, इसमें किस किस की कॉस्ट कैलकुलेट होगी, किस किस कंपोनेंट की कॉस्ट है और किसकी कॉस्ट नहीं है? सबकी कॉस्ट है, सबकी कॉस्ट, शाबाश, बेहतरीन, ठीक है जी। कैलकुलेट करने का तरीका का डिफरेंट होगा, लेकिन कॉस्ट सबकी होगी, ठीक है। और आगे चल के कुछ हम मजीद टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर की 2 टाइप्स है, रिडीमेबल अलग है, इरिडीमेबल अलग है। डिबेंचर्स की 2 टाइप्स हैं, रिडीमेबल अलग है, इरिडीमेबल अलग। ये हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ लिया था ना, तो यहाँ पे हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर भूल भी गया है ईद की छुट्टियों की वजह से तो कोई मसला नहीं, हम जब कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे कल के, तो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा दोबारा कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, जिसमें हमने 2 टर्म्स का मतलब सीखा। किसका मतलब सीखा? कैपिटल का और कॉस्ट का, ठीक है। पहले ही लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ नहीं लेके जा रहा आपको, पता है, पहले बेस डेवलप करनी है ताकि अच्छी तरीके से समझ आए क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये है अब हमारा, अच्छा ये जो आपके साथ नोट शेयर किए गए ना, ये आपको बता दूं, ये है हमारा फर्स्ट एडिशन। ये नेक्स्ट वीकेंड पे जब नया एडिशन आएगा इस बुक का, कंसेप्ट सारे यही होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो। जैसे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब आई कैप के तो है ही हैं, स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं, कहते हैं सर अदर देन आई कैप भी क्वेश्चन ऐड करें, तो वो भी हम ऐड करें, तो थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन कंसेप्ट का फर्क नहीं होगा। आपने ये नहीं कहना सर ये थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ऊपर नीचे हो गए हैं, या एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कुछ चीज़ें क्वेश्चन 1-2 ज़्यादा, तो दोबारा से लेक्चर दीजिए। क्या दोबारा लेक्चर की ज़रूरत है? नहीं, लेक्चर वही कंसेप्ट, सिर्फ एक दफ़ा जो क्वेश्चन नए होंगे वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम आई तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा ये है अब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इसमें कैपिटल हमने पढ़ लिया, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल पढ़ लें। क्या है जरा देखें, क्या इसमें कोई ऐसा सोर्स है जो आपके लिए नया हो? नंबर 1 बैंक लोन, ओके, फेमिलियर है इसके साथ क्या होता है? इरिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड, क्लियर है? बॉन्ड का मतलब क्या है? लोन, इंटरेस्ट पे करना है। इरिडीमेबल का मतलब क्या है? वापस नहीं करना, इसको परपेचुअल भी बोलते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड, क्लियर? रिडीमेबल डिबेंचर कन्वर्टेबल भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्लियर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्लियर? कन्वर्टेबल भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है। और इक्विटी शेयर्स, क्या इन सारे कंपोनेंट्स के साथ आप फेमिलियर हैं? क्योंकि यही कंपोनेंट हमारे इस चैप्टर में चलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। डन? हाँ, ये फायदा हो गया चैप्टर 10 पहले पढ़ने का। अगर चैप्टर 10 पहले ना पढ़ा होता
तो फिर एक एक कंपोनेंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता, ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर क्या पे करना है, हमने जो पे कर रहे हैं क्या वो टैक्स डिडक्टेबल है कि नहीं। लेकिन ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। चलिए जरा बताइए 1 2 3 4 5 6 एक एक करके नाम लूंगा, आपने मुझे बताना है इस पे जो भी हम कॉस्ट पे कर रहे होंगे वो टैक्स डिडक्टेबल है कि नहीं, वो टैक्स ये आपने बताना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 बैंक लोन, यस या नो, यस बिल्कुल शाबाश। टैक्स इरिडीमेबल डिबेंचर, यस बिल्कुल टैक्स डिडक्टेबल है। रिडीमेबल डिबेंचर्स, यस टैक्स डिडक्टेबल है, टैक्स एडजस्टमेंट होगी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, इसके ऊपर डिविडेंड पे करते हैं, टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, इसके ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी, डिविडेंड पे करते हैं। इक्विटी शेयर्स, इसके ऊपर भी डिविडेंड पे करते हैं, टैक्स डिडक्टेबल नहीं। इसका मतलब है ये जो 3 आइटम्स है 4 5 6 इनके ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी, जो भी आप इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करेंगे। और 1 2 3 जो है इस पे टैक्स की एडजस्टमेंट होगी जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। डन जी। चले ये हमारा डेट का कंपोनेंट है, 1 2 3 डेट वाला पोर्शन है, और ये वाला हमारा 4 5 6 शेयर वाला पोर्शन है। अकाउंटिंग में तो सिर्फ इसी को हम कैपिटल कहते हैं 4 5 6 को, लेकिन फाइनेंस में हम किसको कहते हैं 1 2 3 को भी कैपिटल बोलते हैं, 4 5 6 को भी कैपिटल बोलते हैं। डन जी। चले यहाँ पे चेक पॉइंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो गया। बताइए रीडिंग के लिए टाइम चाहिए या आगे चले, आगे चले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा पर्पस है भैया, अच्छा हाँ एक चीज और मुझसे बता, थोड़ी सी एडवांस है लेकिन शायद आप पिक कर ले। कह रहा है शेयर्स और डिबेंचर मे हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर ट्रेडेड इन मार्केट। मार्केट से हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, इनकी मार्केट वैल्यू हो सकती है। हाउएवर देयर इज नो मार्केट प्राइस ऑफ ए बैंक, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो जितने का बैंक लोन लिया है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। एग्री करते हैं इस बात से, बात समझ आ रही है आपको? गुड। चलिए ये तो हो गया हमारा कैपिटल। फिर हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। भाई क्यों करनी है कॉस्ट कैलकुलेट? भाई जैसे कोई भी बिजनेसमैन है ना, कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, आपका क्या हाल है, उसे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पता होना चाहिए। कॉस्ट के बगैर तो वो अंधेरे में तीर चला रहा होगा जो चीज बेच रहा होगा, पता नहीं कॉस्ट से ज्यादा पे बेच रहा है कि पता नहीं कॉस्ट से कम पे बेच रहा है। ये ना कॉस्ट से कम पे बेच रहा हो और उसे लॉस हो जाए। तो क्या जिस चीज को भी आप सेल कर रहे हैं बिजनेस में उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, और अगर हम लोगों से जो पैसा ले रहे हैं, देखिए फाइनेंस मैनेजर का सबसे बड़ा जो उसकी जिंदगी के 2 बड़े फैसले क्या होते हैं फाइनेंस मैनेजर के? नंबर 1 पैसा कहां से लाना है, नंबर 2 पैसा कहां पे लगाना है। ठीक है, ये काम होता। तो क्या पैसा कहां से लाना है, जहां से पैसा आएगा बदले में कुछ पे करना पड़ेगा। जहां से पैसा आएगा बदले में कुछ पे करना पड़ेगा, जो पे करना पड़ेगा ये क्या है? कॉस्ट। अच्छा, जहां पे पैसा लगाएंगे बदले में कुछ पैसा आएगा, जहां पैसा लगाएंगे बदले में कुछ पैसा आएगा, जो पैसा आएगा उसे बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न और भी अल्फाज है, यील्ड बोल देते हैं हम, रिवार्ड जनरल वर्ड है। ठीक है, रिटर्न कह लें, ठीक है, तो सरप्लस कह लें। तो जहां पे पैसा लगाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ रिटर्न हमें मिलेगा। सवाल ये है क्या हमें रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए जहां पे पैसा लगाया है वहां से कितना रिटर्न मिला? कैलकुलेट करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये रिटर्न हम इस चैप्टर में नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारा कहां से पैसा लाना है इससे रिलेट करता है, कहां पे पैसा लगाना है इससे रिलेट नहीं करता। ये आप किस चैप्टर में सीखेंगे भला? पैसा कहां लगाना है, इस पैसे से के बदले में कौन से एसेट खरीदने हैं, ये कहां सीखें? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा आएगा बिजनेस में, इसकी कॉस्ट कितनी पे करनी है, हमने जहां पे पैसा लगाना है उसका रिटर्न कितना आएगा। क्यों? रिटर्न और कॉस्ट दोनों पता लगना क्यों जरूरी है?
हाँ, क्योंकि हमने रूल रखना है क्या, पैसा वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे कम से कम कितना रिटर्न मिले, जितनी हमारी कॉस्ट है। जितनी उससे ज्यादा हो तो क्या ही बात है, लेकिन कम से कम रिटर्न कितना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है, ये आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को वैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट करो, जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न कॉस्ट से कम होगा डू नॉट इन्वेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कहां पे कैलकुलेट तो हम कर लेंगे, कहां यूज होगी, सबसे बड़ा यूज फाइनेंस में क्या है, हाँ, इन्वेस्टमेंट कहां करनी है ये फैसला करने के लिए वो यही बता रहा है। कह रहा है वैक, वैक कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। वैक किसको बोलते हैं, ये इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं ये भी बताते हैं। वैक इज यूज्ड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वैक आपका यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कहां इस्तेमाल होगा, इन्वेस्टमेंट से। भाई कैसे, कह रहा है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैनेजर मस्ट मेक ओनली दोज इन्वेस्टमेंट। अगर आप अच्छे मैनेजर है, लोगों का पैसा आपने लिया और आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लोगों को फायदा देना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किसमें, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे आईआरआर भी बोलते हैं। आईआरआर कभी कैलकुलेट किया आपने, कहाँ किया कैलकुलेट, क्यूएम में। पिछले चैप्टर में मैं किसको सिखा गया हूँ, मैंने सिखाया नहीं आईआरआर पिछले चैप्टर, नहीं सॉरी नहीं सिखाया, वो तो वो सीखा था हमने क्या, एन्युटी। शाबाश शाबाश, मिलता जुलता कंसेप्ट है लेकिन बहरहाल चले ठीक है। क्यूएम में बिल्कुल ठीक, क्यूएम को क्रेडिट दीजिए, क्यूएम के टीचर का शुक्रिया अदा कीजिए कि उनका सिखाया हुआ कंसेप्ट फाइनेंस में काम आ गया। मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही हेल्प हुई, लेकिन हो सकता है कि ये भाईजान भूल चुके हो, तो इनको सिखाने के लिए हम क्लास में क्या दोबारा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखेंगे। लेकिन अभी कैलकुलेट, आज कंसेप्ट का दिन, आज कैलकुलेशन का दिन नहीं है। मुझे बताइए कि इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं कि अब पैसा वहां लगाना है, उस प्रोजेक्ट में लगाना है जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज आईआरआर मोर देन कॉस्ट। यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में इज ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो फिर इन्वेस्ट करो। ये इक्वेशन समझ आती है कि नहीं, इसको टिक लगाएं, फिर बाद में मुकरना चाहिएगा, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कॉस्ट भी परसेंटेज में होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी परसेंटेज में होगी, ठीक है। या दूसरा रूल क्या है, हुज एनपीवी इज पॉजिटिव। इसको सिर्फ याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन के बाद समझ पाएंगे। क्यूएम जिंदाबाद, क्यूएम में एनपीवी पढ़ा हुआ ना, तो है कोई माइकल लाल क्लास में जो इस सवाल का जवाब देगा, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या फर्क है, दोनों डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंटिंग का फर्क नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या फर्क है, हाँ शाबाश, जो आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों, अगर सिर्फ इनफ्लो को कैलकुलेट करें वो होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, और अगर इनफ्लो में से आउटफ्लो को नेट कर दें, लेस कर दें, तो वो क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी पॉजिटिव, ये कैलकुलेशन सामने आएगी, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट वाला रूल आपको आसानी से समझ आ गया होगा, सेकंड वाला रूल याद रख लेना है, ठीक है। तो इसमें इतनी जहन में रखे बात कि जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो डिस्काउंट रेट होता है वो हमारा क्या हुआ करेगा, फाइनेंस में जब कभी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपका डिस्काउंट रेट कौन से वाला यूज करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दूसरा पर्पस क्या हुआ कि फाइनेंस में जब कभी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो आपका डिस्काउंट रेट होगा वो क्या हुआ करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे हमारा दूसरा चेक पॉइंट, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने क्या सीखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल क्या है। पता चला सबसे बड़ा उसका इस्तेमाल क्या है कि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करना है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कमा ज्यादा रहे हैं, खर्चा कम है, तो प्रोजेक्ट में क्या करो, इन्वेस्ट कर दो। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है
कमा कम रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा है, तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करो। क्लियर? ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था। और दूसरा इस्तेमाल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इसे यूज किया जाता है। डन? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, ये क्या होता है? देखिए, जो हमारा कैपिटल हम यूज करते हैं ना, आपने बोरोइंग कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है? FR1 में था, FR2 में? अब बेहतरीन हो गया। बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है स्पेसिफिक फंडिंग और एक होता है जनरल फंडिंग, जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक फंडिंग से कोई प्रोजेक्ट लगाएं तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। किस रेट के मुताबिक? जो उसका स्पेसिफिक रेट है। जो जनरल रेट बोरिंग से फाइनेंस किया आपने प्रोजेक्ट, उसकी कैपिटलाइजेशन किस रेट से करते हैं? एवरेज रेट से। शायद किस रेट? फिर से बताइए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बोरिंग कॉस्ट में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें कोई स्पेसिफिक बोरिंग यूज नहीं की, जनरल फंड यूज किया, तो इसकी कैपिटलाइजेशन किसके मुताबिक होगी? एवरेज रेट। तो फिर इसका मतलब है आपको ये पता है तो एवरेज रेट कैलकुलेट करना भी सीखा होगा। वही तो है। देखिए, वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर में क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली वही है जो आपने बोरोइंग कॉस्ट में कैलकुलेट करना सीखी है। उसमें भी 2-3 लोन, उसमें फर्क शायद सिर्फ ये होगा कि उसमें सारे के सारे में भी लोन होंगे। एक 7% पे है, एक 10% पे है, एक 14% पे है। तरीकाकार वही है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे सारे के सारे लोन नहीं होंगे। लोन एक होगा, फिर थोड़ा सा होगा बॉन्ड्स, फिर होंगे शेयर, लेकिन कैलकुलेशन का तरीकाकार एग्जैक्टली वही है, कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है। नाम पे गौर कीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो भी असल में जो एवरेज रिटर्न होता है वो वेटेड एवरेज ही होता है, सिंपल एवरेज नहीं होती, वेटेड एवरेज होती है। क्योंकि आप जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है उसके साथ उसको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन में यूज करते हैं ना, वही तो वेटेड फिर बना देता है। तो इसका मतलब यह है, अहम चीज नोट कर लीजिए कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेशन, मिलता जुलता है उससे। बोरोइंग रेट, जनरल बोरोइंग रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू जनरल बोरोइंग रेट। डन जी? अच्छा, इसका पर्पस सुन लीजिए क्या है। पर्पस सुनने का, फर्ज कीजिए कि आपका बिजनेस है फ्रूट चाट बना के सेल करने का। फ्रूट चाट में फर्ज कीजिए सिर्फ 3 आइटम्स आपने डाले। कौन कौन सी? आपने डाला सेब, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी। एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एप्पल का रेट है, फर्ज कीजिए सब केजी में है, सब केजी है। एप्पल का रेट 10 रुपए के जी, बनाना का 20 रुपए के जी, स्ट्रॉबेरी का 30 रुपए के जी। डन? तीनों की बनाई आपने, फ्रूट चाट बनी 2 प्लेटें। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा भैया 1 प्लेट फ्रूट चाट मुझे दे दो, आपने दे दी। बताइए उसकी कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है तो कौन सा रेट लगाएंगे? एप्पल का, बनाना का, स्ट्रॉबेरी का? किसका? हाँ, सबका कंबाइन है। क्यों भला? क्योंकि उस प्लेट में जो भी कंटेंट है वो सारा कंबाइन है। उसी तरह मुझे ये बताइए, अगर मैंने पैसा अरेंज किया 3 कंपोनेंट से, एक शेयर से, एक डिबेंचर से, एक बैंक लोन से, ये मेरे पास तिजोरी में आ गया इकट्ठे पैसे। अच्छा, जब सारे पैसे मैंने तिजोरी में रखे होंगे तो मुझे बताइए, फाइनेंस में ना स्पेसिफिक रेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल का कंसेप्ट है। और इसकी रीजन क्या बताते हैं? कहते हैं जब पैसा आपकी तिजोरी में आ गया ना, आप उसको मिला दें, ले अलग करके दिखाएं मुझे। अलग कर सकते हैं कि ये वो वाला नोट है
जो बैंक से आया था, ये वो वाला नोट है जो शेयर कैपिटल रेज किया था, ये वो वाला नोट है जो बॉन्ड से रिसीव हुआ था। क्या अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर फर्ज कीजिए 10 लाख मैंने 6% पे उठाया, 5% पे उठाया, अगला 10 लाख 10 पे उठाया, अगला 10 लाख 15% पे उठाया, मिक्स कर दिया, अब उसमें से मैंने 2 लाख किसी जगह पे इस्तेमाल किया, बताइए रेट 5% यूज करूं, 10% या 15 या एवरेज? एवरेज। क्योंकि ये जो पूल ऑफ फंड्स क्रिएट किया है आपने, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में बोरोइंग कॉस्ट में है ये कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट है, स्पेसिफिक भी और जनरल भी। फाइनेंस पे चैप्टर में कौन सा वाला कंसेप्ट है? सिर्फ जनरल का। डन जी। तो आपने क्या करना है, जब कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, अब क्वेश्चन कैसा होगा सुन लीजिए। क्वेश्चन में वो आपको 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल अभी बता रहा हूं आपको, उसने किसी बिजनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल दिए होंगे। क्या दिए होंगे? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ, जो उन 6 में से कोई 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। अमूमी तौर पे 3 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेंथी क्वेश्चन हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, 2 भी हो सकते हैं। 3-4 कंपोनेंट्स देगा और आपसे क्या पूछेगा? इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करें। क्या करें? इस बिजनेस का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि बाद में आपने उसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? स्टेप नंबर 1, सबका अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। हर कंपोनेंट की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसकी मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि बाद में वेटेड एवरेज जो है वो मार्केट वैल्यू के बेस पे होनी है कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, पहचानिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे आएगा? उसने किसी कंपनी के बारे में आपको लायबिलिटी साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? भैया शेयर्स कितने हैं, डिवेंचर्स कितने हैं, बैंक लोन कितना है। आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1, हर कंपोनेंट की ना कॉस्ट नहीं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू फाइंड करनी होगी। फिर से स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा? हर कंपोनेंट की कॉस्ट और मार्केट। इस चैप्टर का नाम जो है ना, ये अधूरा है। अगर मैं इस चैप्टर का नाम रखता तो रखता कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल। क्या रखता नाम? कॉस्ट एंड। क्यों बोला? क्योंकि इस चैप्टर में एक नहीं 2 स्किल सिखाई जाती हैं आपको। हर कैपिटल कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सिखाई जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखाई जाती है। लेकिन नाम जो मशहूर है हम वही इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? उसने आपको किसी कंपनी की लायबिलिटी साइड बताई होगी कि ये शेयर्स हैं, ये डिबेंचर्स हैं, ये बैंक लोन है। रिक्वायरमेंट में क्या होगा? इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करे। क्या होगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करे। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको हर कंपोनेंट की अलग अलग 2 चीजें चाहिए, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट। मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, क्या चाहिए चीजें? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट हर कंपोनेंट के। जिसकी है, जिसकी नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वही मार्केट होगी। डन जी। इसके बाद आप जब जितने भी कंपोनेंट्स उसने दिए होंगे उनकी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन वहां खत्म। फिर सिर्फ मैथमेटिकल काम रह जाएगा, क्या? वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने। अब इसका जो फॉर्मेट है ना, वो आपने सबसे अहम चीज जहन में बिठा लीजिए। फॉर्मेट आपने ये फॉलो करना है। ये वाला ना, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया है। ये वाला रहने दे, इसमें मैंने ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड, ये जरूरी नहीं है, ये डायरेक्ट कर दिया। कैलकुलेशन को हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। वेट ऑफ कंपोनेंट जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली काउंट फॉर हो जाता है। फॉर्मेट कौन सा यूज करना है? ये अब ये देखिए, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आसान से आसान क्वेश्चन हो या मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, फॉर्मेट यही यूज होगा। आसान से आसान क्वेश्चन के लिए भी यही, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के लिए भी यही। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मेट ये क्या होगा? 1 2 3 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम क्या होगा? सोर्स ऑफ कैपिटल या कंपोनेंट ऑफ कैपिटल। जितने भी सोर्सेज हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। एग्जाम में कभी 4 से ऊपर नहीं गया।
मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। एग्जाम में कभी 4 से ऊपर नहीं गया, नॉर्मली 3 पे रहता है। कौन कौन सा? वो जो 6 हमने पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी है। अच्छा बताइए, क्या तरतीब से फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां पे आपने पहले कॉलम में क्या लिखना है? सोर्सेज ऑफ कैपिटल। उन 6 में से कोई 2 3 4 जितने भी उसने पूछे। दूसरे कॉलम में क्या लिखेगा? मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू? बैंक लोन है, उसकी मार्केट वैल्यू जो भी होगी आ जाएगी। उसकी मार्केट वैल्यू अभी पड़ा होती नहीं है, जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू। डिबेंचर्स, उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स, उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। डन। पहला कॉलम कंपोनेंट, दूसरा कॉलम मार्केट वैल्यू, तीसरा कॉलम क्या है? कॉस्ट। हर एक की कॉस्ट डिफरेंट होगी। ठीक, इत्तेफाक से कोई सेम आ जाए तो आ जाए, वरना हर एक। बैंक लोन की कॉस्ट उसके सामने, डिबेंचर की कॉस्ट उसके सामने, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट उसके सामने, इक्विटी की कॉस्ट उसके सामने। डन जी। कोई प्रॉब्लम? ये मार्केट वैल्यू या तो उसने क्वेश्चन में दी होगी या आवाज नहीं आई, क्या कैलकुलेट करेंगे? या दी होगी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट क्वेश्चन में, या दी होगी या कैलकुलेट, या दी होगी या कैलकुलेट करेंगे। गुड न्यूज ये है, फार्मूला एक ही है। उसी फार्मूले से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। हम जब कैलकुलेशन सीखेंगे उसमें होगा। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं? चलिए देखते हैं अभी तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना समझ आया। सवाल ये है, ये डेट पार्ट है, ये शेयर्स वाला पार्ट है। डेट वाले पोर्शन की कॉस्ट और शेयर्स वाले पोर्शन की कॉस्ट को ऊपर गौर कीजिए। बताइए आपको कोई चीज नजर आ रही है? अहम चीज वो क्या है और क्यों है? कौन बताएगा? क्या है और क्यों? कौन बताएगा? शाबाश शाबाश, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हाथ उठाइए, कौन बताएगा? क्या है? शाबाश बताइए, क्या अहम चीज है? हाँ जी, कि जो लोन डेट कंपोनेंट है ना, उसकी कॉस्ट कम है, और जो शेयर वाला कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। अमूमी तौर पे ऐसा ही होगा। ये इस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, उसकी अपनी कॉस्ट की, इस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ये नहीं, ये तो वेटेड है। ये तो उसका अमाउंट कितनी है उस पर डिपेंड करता है। कॉस्ट किसकी कॉस्ट कम है? डेट वाले की। किसकी कॉस्ट ज्यादा है? अमूमी तौर पे ऐसा ही होगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल है। शाबाश, डन जी। 3 कॉलम फिल हो गए। सोर्सेज वाला हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, और कॉस्ट हो गया। अब क्या करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये अब आपने टेबल में कैलकुलेट करना है। ये वाली अमाउंट्स आपने अलग से नीचे कैलकुलेट की होगी। वर्किंग वन, अगर उसने बैंक लोन की कॉस्ट नहीं दी हुई तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहां पे बैंक लोन वर्किंग वन, नीचे वर्किंग में कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर ऊपर लिख देंगे। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, क्या करेंगे? लिखेंगे वर्किंग टू, नीचे डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आंसर ऊपर लिख देंगे। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट नहीं दी हुई, क्या करेंगे? वर्किंग थ्री, नीचे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर ऊपर फिट कर देंगे। इक्विटी की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, कॉस्ट भी नहीं दी हुई, वर्किंग लिख लेंगे, वर्किंग 4 वर्किंग 5, नीचे कैलकुलेट करेंगे, टेबल में फाइनल आंसर लिख देंगे। डन।
फिर उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका डायरेक्ट टेबल से ही आएगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। कैसे आएगा जरा गैस करिए, कैसे कैलकुलेट हुआ है ये, कैसे पता है कैसे कैलकुलेट हुआ है? कैलकुलेटर निकाले, जरा कैलकुलेटर निकाले, शाबाश। थोड़ा सा वार्म अप करें आपको कल के लिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई बैंक लोन की। कैसे आई? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, यानी इंडिविजुअल की अपनी मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसकी इंडिविजुअल की कॉस्ट। देखिए यही आता है, यही है, गुड। इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। कैलकुलेट करके देखिए, यही है, शाबाश। एग्जाम में यहां पे चूंकि सिंपल फिगर्स यूज की गई हैं, मकसद कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट है। एग्जाम में ये राउंडिंग ऑफ होगा 1.6348, आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे 1.635 कर देंगे उसको। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट कॉस्ट कैसे आएगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%। देखिए क्या आता है, एग्जैक्ट 3% आया। एक बटे दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या आया? और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी? इन सब का सम कर दें, सम करके देखें क्या आता है। यही है, ये लीजिए, ये आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीकाकार, प्रेजेंटेशन। प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसका मतलब है अगले जो 5-6 दिन हमारे लगने हैं ना, वो पता है किस चीज के ऊपर लगने हैं? वो सिर्फ किस पे? कॉस्ट कैलकुलेट कर, नहीं मार्केट वैल्यू कर, नहीं, दोनों कैलकुलेट करने के लिए, दोनों कैलकुलेट करने के लिए। एक दिन में हम, अब ये हमारी अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है। टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, चाहे तो रोज का एक कंपोनेंट कर सकते हैं, उस स्पीड से चलना चाहिए, उस स्पीड से भी चल सकते हैं। चाहे तो अगर इजी है तो एक दिन में 2 कंपोनेंट कर लें, और डिफिकल्ट है तो 2 दिन में 1 कंपोनेंट कर लें। हमें पता चले बैंक लोन और इरिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है, ये हो सकता है एक दिन में दोनों कैलकुलेट कर लें। हमें पता चले रिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन करना मॉडरेट है, इजी नहीं है, क्या है? मॉडरेट है। तो हम एक दिन रिडीमेबल डिबेंचर के ऊपर लगा दें उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट, और एक दिन हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लगा दें उसकी कॉस्ट। और हमें पता चले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, उसके ऊपर हो सकता है कि हम 2 दिन लगा दें। तो बताइए कैसे चलना है? एक कंपोनेंट एक दिन में कि उसकी कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, क्योंकि कुछ कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना इजी है, कुछ की मॉडरेट, कुछ की डिफिकल्ट। किसकी इजी है कॉस्ट कैलकुलेट करना? बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना इजी है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन करना इजी है। ये 3 हो गए इजी। किसकी मॉडरेट है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन करना मॉडरेट है। और किसकी डिफिकल्ट है? इक्विटी की कॉस्ट और इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो फिर बताइए, मैं खुद प्लानिंग कर लूं कि कब एक दिन में 1 कंपोनेंट होगा, कब 2 होंगे, कब हो सकता है 2 दिन में 1 हो जाए। ठीक है जी, आपने असाइनमेंट करते रहना। इसमें जो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, वो बुक के नए एडिशन में तो यूज होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीकेंड पे आ रही है ना, तो मैं आपको साथ से अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता रहूंगा। आपने वो प्रैक्टिस करते रहना, करते रहेंगे जी। चलिए, ये है हमारा सबसे अहम चीज। ये स्टडी टिप पढ़ लें
समझ आ जाए बहुत अच्छी बात, ना समझ आए इग्नोर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तसल्ली से हमने आगे सीखना है इसको, लेकिन एक दफा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, शायद समझ आ जाए। डन जी। ये हमारा तीसरा और आखिरी चेक पॉइंट। यहां तक बताइए कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब ऐसा कीजिए कि नोट्स कर दे बंद, फ्रेश पेज स्टार्ट निकाल लें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी ये काम कीजिए। अब नोट्स की तरफ या बोर्ड की तरफ नहीं देखना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि कहीं आप बोर्ड की तरफ तो नहीं देख रहे या नोट्स की तरफ तो नहीं देख रहे। फ्रेश पेज, पेन लीजिए, पेन लीजिए। आपने कोई स्टूडेंट बता सकता है मैं क्या असाइनमेंट देने लगा हूं? हाँ शाबाश, बेहतरीन, शाबाश। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। आपके पास टाइम है 2.5 मिनट और आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी जी, सोर्सेज जितने मर्जी, कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3, ठीक है? बाकी ज्यादा भी करना चाहें अच्छी बात है, ठीक है जी। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन देखते हैं, पहले कौन फॉर्मेट कंप्लीट करता है जी। पास कीजिएगा जी। फॉर्मेट आपको कहा गया था, अच्छा इसमें फिगर्स कोई सी भी हाइपोथेटिकल यूज कर सकते हैं, फिगर्स में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन ये कुछ इश्यूज मैंने नोट किए, हालांकि छोटी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन जाहिर है एग्जाम में प्रेजेंट करना हो रहा है। कैलकुलेशन आप लोगों की ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, फॉर्मेट सही ड्रॉ किया है, दरमियान में कॉलम ड्रॉ नहीं किए, लाइंस नहीं लगाई। वो लाइंस आपने लगानी है, लाइंस लगाना जरूर। अभी तो आप कहेंगे सर सिमेट्री में तो है, तो लाइन लगाने के क्या प्रॉब्लम, लेकिन आगे चल के जब इनके साथ हमने इनकी कैलकुलेशन शो करवानी होगी ना बाजुकात, तो उसके लिए फिर जरूरी है कॉलम लाइन लगी हो, ताकि पता हो ये वाली जो वर्किंग है ये इस फिगर की है, इस कॉलम की है, वरना वो दाएं बाएं हो जाती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना लाइन लगाने में? आइंदा आपने जब कभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेट ड्रॉ करना है, लाइंस जरूर लगानी है। डन जी। चले दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स ने वेटेड एवरेज इंडिविजुअल कंपोनेंट की तो कैलकुलेट कर दी है, नीचे सम नहीं किया, सम नहीं किया। देखे क्या आपने सम किया है? आइंदा जब कभी आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, इंडिविजुअल कैलकुलेट करने के बाद सम लाजमी करना है, ठीक है? तीसरी गलती, गलती नहीं करना चाहिए लेकिन इंप्रूवमेंट की सजेशन, कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, फिगर्स अपनी यूज की हैं, लेकिन वो फिगर्स अक्सर एग्जैक्ट जैसे 2% या 2.5% नहीं आता, वो सम टाइम आएगा 1.762%, तो उसको हमने करना होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आपने करना है पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स 1.72 तक, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको राउंड ऑफ नहीं किया। आपने इसे राउंड ऑफ करना है, और यानी राउंड ऑफ कर दिया कुछ स्टूडेंट्स ने, एग्जैक्ट 2% लिख दिया, हालांकि मे भी उसका आंसर क्या है, वो 1.96 है। अगर 1.96 है ना, इसको आपने राउंड ऑफ नहीं करना। स्टैट में सिखाते थे हमारे टीचर कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आपने लिखना है, सही, 4 नंबर तक। स्टैट में रूल ये होता है। फाइनेंस में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक करना काम? 2 तक। किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट्स के बाद जो अमाउंट्स आती है ये रेलिवेंट होती है, किसी में नहीं होती। ये चूंकि कॉस्ट हमारी आगे यूज होनी है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हमारे बड़े बड़े डिसीजन को चेंज कर सकता है। इसलिए इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक कॉस्ट कैलकुलेट कर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपने, उसे अप टू 2 डेसिमल आपने उसको फिर राउंड ऑफ करना है। ये 2-3 इंप्रूवमेंट के लिए मेरी सजेशन थी, बाकी ओवरऑल ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, कर तो लिया, वैसे प्लान तो नहीं था मेरा, लेकिन एक टाइम है तो एक छोटा सा क्वेश्चन होना जाए भाई, लगे हाथों एक आधा कंपोनेंट इजी वाला जो है उसकी कैलकुलेशन करते जाते हैं। अच्छा, ये आपको स्टडी टिप समझ आई है? कह रहा है फार्मूला फॉर रिडीमेबल सिक्योरिटीज इज डिफरेंट फ्रॉम इरिडीमेबल।
यानी रिडीमेबल बॉन्ड का फार्मूला डिफरेंट होगा, इरिडीमेबल का डिफरेंट होगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला डिफरेंट होगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला। ये कहना चाह रहा है भाई ये क्यों होगा, क्यों होगा? क्योंकि इरिडीमेबल की कैलकुलेशन के लिए परपेचुटी का फार्मूला यूज होगा, रिडीमेबल के लिए एन्युटी का फार्मूला यूज होगा। परपेचुटी और एन्युटी के फार्मूला में फर्क पता है ना आपको? किसका फार्मूला आसान है, परपेचुटी का कि एन्युटी का? एन्युटी का। परपेचुटी का फार्मूला आसान है कि एन्युटी का? परपेचुटी का। वो तो एक ही कैलकुलेशन होती है, परपेचुटी की एक ही कैलकुलेशन होती है ना, डिवीजन, सिंपल, ऊपर अमाउंट नीचे इंटरेस्ट रेट, ठक खत्म। एन्युटी में तो वो आपको पता है फार्मूला, लेकिन आपने एन्युटी की इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी प्रैक्टिस की है कि वो मुश्किल होने के बावजूद आपके लिए आसान हो गई। और परपेचुटी हालांकि आसान है लेकिन प्रैक्टिस कम है, तो आपको लग रहा है शायद वो ऐसा लग रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं है। बहरहाल चलें, इसमें सिखा क्या रहा है भाई, दोनों डिफरेंट है, मान लिया डिफरेंट है, एग्रीड। रिडीमेबल का फार्मूला डिफरेंट है, इरिडीमेबल का डिफरेंट है, एग्रीड। नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, लिखें भूल जाएंगे आप। अब कहे सर लिखा तो हुआ है, कोई बात नहीं, अपने हाथ से कहीं पे लिख दें, ठीक है, ताकि जहन नशीन हो जाए। रिडीमेबल का फार्मूला डिफरेंट है इरिडीमेबल से। और फिर कह रहा है डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट है बॉन्ड से। क्यों भला? ये डिविडेंड से। डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या डिविडेंड शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट, दोनों में क्या फर्क होगा? टैक्स एडजस्टमेंट का। किसमें टैक्स एडजस्टमेंट अप्लाई करनी है? डिबेंचर या बॉन्ड या लोन में। शाबाश, ये तो 2 लाइनों में निमट गया। क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन की कॉस्ट क्या होगी? कह रहा है अच्छा, ये ना फाइनेंस इकोनॉमिक्स में भी सिंबल यूज होते थे। डिमांड को डी बोलते थे, सप्लाई को एस बोलते थे, इक्विलिब्रियम को ई बोलते थे। तो फाइनेंस में भी कुछ सिंबल यूज होते हैं। फाइनेंस हमारे इकोनॉमिक्स का बड़ा भाई है, या छोटा भाई कह लें, इकोनॉमिक्स वाले माइंड कर जाएंगे जो। तो जो इसमें भी सिंबल यूज होते हैं। कॉस्ट के लिए सिंबल यूज होता है के। कॉस्ट के लिए क्या सिंबल यूज होता है? के। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है? आप चाहे कॉस्ट ऑफ डेट इंग्लिश में लिख लें, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में लिख लें, या सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें के, और उसका छोटा सा क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना उसको, हाँ, डी लिख दे साथ में उसके पैर के नीचे, के के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट, के मींस कॉस्ट, डी मींस डेट, कॉस्ट ऑफ डेट ये है। इक्विटी होगा तो के के साथ नीचे क्या लिखेंगे? ई। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो फिर के साथ क्या लिखेंगे? पीएस। पीएस सिंपल, ठीक है। बैंक लोन के लिए भी के डी लिख सकते हैं, डिबेंचर्स के लिए भी वो डेट ही है, के डी बी लिख ले, डिबेंचर, ठीक है। के कॉस्ट, उसके नीचे थोड़ा सा आपने कोई अल्फाबेट यूज करना है जो कि हमें बता रहा हो कि कॉस्ट किस कंपोनेंट की है। चाहे तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें, चाहे प्लेन टेक्स्ट में लिख लें, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। कितने स्टूडेंट्स को कॉस्ट ऑफ बैंक लोन प्लेन टेक्स्ट में लिखना पसंद है? कितने को सिंबॉलिक फॉर्म में? हाँ, मुझे भी सिंबल ही पसंद है, टाइम बच जाता है, टाइम बच। एंड पे फाइनल आंसर में चाहे लिख दें कॉस्ट ऑफ दिस लोन इज दिस, लेकिन कैलकुलेशन सारी सिंबल फॉर्म में करें तो वो अच्छा है, मुझे भी ये पसंद। अच्छा, यहां पे क्या कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे कोई एडजस्टमेंट भी है, ये क्यों है? ये हिस्सा भाई मेरा तो ख्याल है कॉस्ट ऑफ बैंक लोन उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये वाला हिस्सा क्या है? ये नेट ऑफ टैक्स करने के लिए है, ठीक है जी, नेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टैक्स रेट 30% है, क्या होगा? 10% इंटू 1 माइनस 30 के 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 30% के समराज 0.3 है, ठीक है जी। अच्छा, सम टाइम, ये सिंपल कैलकुलेशन समझ आ गई होगी आपको। सम टाइम शुरू में मैं लिखा करूंगा
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टैक्स रेट 40% अगर 1 माइनस 0.4। लेकिन बाज़ औक़ात जब बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो उसमें फिर हमारा फोकस बड़ी चीज़ों के ऊपर होता है, छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होता। तो बड़े क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, 10% को मल्टीप्लाइड बाय 1.04 नहीं लिखूंगा, क्या करूँगा 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.6। आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा, समझ आएंगे ना आप कि मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन को इकट्ठा कर दिया। क्यों भला? क्योंकि मेरा फोकस बड़ी कैलकुलेशन है। जब बड़ी कैलकुलेशन मकसद हो ना तो छोटी मोटी कैलकुलेशन को सैक्रिफाइस कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मार्किंग स्कीम देख ले, उसने छोटी छोटी कैलकुलेशन के नंबर नहीं बड़ी बड़ी के रखे होंगे, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। चलिए, फिर उसने नोट में भी बता दिया, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस। आफ्टर टैक्स का मतलब टैक्स एडजस्टमेंट करनी है। डन। चले, ये है आपकी होम असाइनमेंट छोटे से। ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। वैसे तो क्लास में भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर ये क्लास में कर लिए क्वेश्चन तो घर जाके आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप ये आपकी क्या होगी, होम असाइनमेंट। आपने आज क्या सीखा? सबसे अहम चीज, कुछ तो कंसेप्ट बिल्ड किए हमने, कॉस्ट क्या है, कैपिटल क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं। असल चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखी वो 2, क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मेट सीखा, और फिर उसमें पहला कंपोनेंट उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। वो कौन सा है? बैंक लोन। कॉस्ट कैलकुलेट, भाई इस चैप्टर में तो हम 2 चीजें सीखते हैं हर कंपोनेंट की, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो इसकी कॉस्ट सीख ली, मार्केट वैल्यू किधर है? हाँ, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है, जो उसका अमाउंट जितनी भी होगी वही उसकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी। आखिरी क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट? क्यों वेटेड एवरेज कॉस्ट क्यों नहीं? शाबाश, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है। जब एक ही कंपोनेंट होगा तो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्योंकि ये कब यूज होगी? जब मल्टीपल सोर्सेज होंगे। बेहतरीन बेहतरीन, आखिरी कंसेप्ट था आज का। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।